कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। नमस्कार मित्रों, मैं प्रभु झिंगरन आपसे मुखातिब हूँ और आज के अनुभव के इस मंच पर हम साझा करेंगे, बहुत ही लोकप्रिय कलाकार राजेंद्र प्रसाद जी से बातचीत करेंगे, जो बेहद संवेदनशील कलाकार रहे हैं। रचनाशील दुनिया इनकी बहुत ही आकर्षक है। और राजेंद्र जी, आपका अनुभव के इस मंच पर स्वागत है। हमारे श्रोताओं को संक्षेप में अपने बारे में कुछ बता दीजिए। मैं राजेंद्र प्रसाद एक छोटे से गांव से लखनऊ शहर अपने लिए शिक्षा के लिए, कला के क्षेत्र में शिक्षा के लिए आर्ट कॉलेज ढूंढते हुए आया था, जिसमें हमारे एक गुरुजी ने बहुत सहयोग किया था, जो हमें इंटरमीडिएट में आर्ट पढ़ाते थे। उन्होंने ही मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया था। यहाँ आने के बाद हमारी जो कर्मभूमि आर्ट कॉलेज थी, वहाँ से हमने अपना शिक्षा ग्रहण किया, बीएफए किया। उसके बाद बीएफए करने के बाद 1984 में मेरा बीएफए कंप्लीट हुआ था। उसके बाद 1996 में मैंने एमएफए किया था यहीं लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से। बीच में ब्रेक इसलिए हुआ कि मेरे पिताजी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, किसान के पुत्र हैं हम। और आर्ट कॉलेज में आने के बाद हमारे गुरु श्री बीएन आर्या जी से मैं बहुत प्रभावित हुआ और उनके ही तकनीक को हमने कुछ दिन तक फॉलो किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी इसी विधा में, वास्तु तकनीक के विधा में ही मैंने अपना कुछ नयापन लाने का प्रयास करते रहे, जो सतत प्रयास अभी भी जारी है। बड़ा अच्छा लगा आपके अनुभवों को सुनकर। ये बताइए कि अब सेवानिवृत्ति के बाद आपकी क्या गतिविधि रहती हैं? कार्य तो बहुत हैं। अभी स्टूडियो है मेरा अपने घर के ऊपर। मैंने जब जॉब में थे तभी, जब घर बनाया था 1999 में, तभी मैंने अपना स्टूडियो डेवलप कर लिया था। पहले तो रीजनल आर्ट सेंटर में ही काम करते थे, बहुत अच्छा माहौल हुआ करता था यहाँ पे। ये जो जीवन की पूरी यात्रा रही आपकी, इसमें आपने आध्यात्मिक टीचिंग एक्सपीरियंस भी रहा, क्रिएटिव एक्सपीरियंस भी रहा। अब आप जब पलट के देखते हैं अपने पूरे जीवन क्रम को, तो आपको क्या लगता है? बहुत सुंदर लगता है। कल जो हमने जो पौधा लगाया था, आज उन पौधों को देखते हैं बड़ा होते हुए, बड़े हो गए हैं, तो बहुत ही एक सुखद अनुभूति अंतर मन से होती है कि हमने इस पौधे को सींचा, पानी दिया। मुझे उससे कोई फल नहीं चाहिए, लेकिन ये लगता है कि हमने इसको बचपन में, जब इसको, जैसे हमारे गुरुजी ने हमें सींचा था, तो उन्होंने भी हमसे कोई अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन उनकी इतनी अपेक्षा थी कि अगर तुमको हमने सिखाया है तो तुम जीवन पर्यंत इस विधा में काम करते रहना। उसी तरह से हमें भी अपने शिष्यों से अपेक्षा रहती है। अब सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन क्रम आपका कैसे, आप अपने को व्यस्त रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, मस्त रखते हैं? एक तो टहलने वाली आदत है हमारी, दूसरी स्टूडियो में बैठ के अपना काम करने वाली। मित्रों से अगर मिल गए मित्र तो उनसे खूब बढ़िया से हाहा ठट्ठा करना, हंसी मजाक करना। और कहावत भी है कि अगर
हमेशा जवान रहना है तो अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखिए। तो वो हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं और अपने मित्रों से हंसी मजाक गाली गलौज भी करते हैं, तबीयत से करते हैं। बहुत अच्छी बात। तो इसमें हमें कोई गुरेज नहीं होता है। और वहाँ पे कोई अपने जो छोटे बच्चे लोग होते हैं उनसे थोड़ा दूर होके मित्र से मिलते हैं, जिससे बच्चे के ऊपर ना प्रभाव पड़े कि गुरुजी लोग तो ऐसा कर रहे हैं। जीवन का बहुत बड़ा आपने सूत्र एक दे दिया कि अपने अंदर के बच्चे को आप जीवित रखिए हमेशा। शायद जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको इससे कुछ प्रेरणा मिलेगी। तो आप अब ये बताइए कि जो रचनात्मक क्षेत्र, उसमें कैसे आप कंट्रीब्यूट करते हैं जब आपको कोई मंच मिलता है या नहीं मिलता है? निश्चित रूप से मंच मिले या ना मिले, पहला तो काम हमारा ये होता है कि मैं स्टूडियो में 4 घंटे 2 घंटे लगातार बैठता हूँ। कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी मन कर दिया तो रात में 12 बजे तक, मतलब 6 घंटे 8 घंटे भी बैठता हूँ। और जब कोई मंच मिलता है या कहीं कैंप में बुलाया जाता है या वर्कशॉप में बुलाया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मैं बहुत जगह गया और लोगों को वास्प का ज्ञान दिया, सिखाया उनको अच्छे से। 7 दिन का वर्कशॉप हुआ, कहीं 10 दिन का हुआ, कहीं 5 दिन का हुआ। वहाँ के बच्चों से को भी इस विधा से रूबरू कराया और उनसे भी काम करवाया। यहाँ तक कि वहाँ के जो शिक्षक गुरु लोग होते थे, जो टीचर्स होते थे, उन्होंने भी बैठ के मेरे साथ काम किया और बहुत अच्छा लगता था। मैं जहाँ भी जाता था तो जैसे कोई स्टेज पे डांसर उतरता है या उतरती है तो उससे फरमाइशी गीत जैसे चलता है, वैसे मुझसे फरमाइश किया जाता है उस कैंप में कि मुझे आपका वास चाहिए और चाहे एक ही आप बना के दें मुझे। तो इसलिए मुझे वहाँ जाना भी सुखद लगता है और ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई जब फरमाइश करता है कि मुझे आपका वास ही चाहिए, मुझे एक्रेलिक नहीं चाहिए, वाटर कलर वास चाहिए आपसे, और मुझे आयल नहीं चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कहीं कहीं मजबूरी में एक्रेलिक और आयल से भी खेलना पड़ता है। कैसे सामंजस्य करते हैं आप, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, कला के प्रति उनका जो रवैया है, और जो कंप्यूटर कला आजकल आ गई है? हाँ, तो ये स्थिति बहुत बुरी हुई है कि आज के नवयुवक लोग सबसे ज़्यादा नकल करने में जुटे हुए हैं। मोबाइल हाथ में है, चित्र सामने है, उसी को देखेंगे, उसी को बनाएंगे, उसी में थोड़ा सा इधर उधर से जोड़ेंगे घटाएंगे और कहेंगे ये मेरा चित्र है। हम लोगों के टाइम में जरा से भी, अगर जैसे हम लोग यंग थे, जब यंग तो अभी भी हैं, लेकिन जब लड़के थे उस टाइम में, मतलब एक छात्र के रूप में जब काम करते थे, हमारे गुरुजी लोग पीछे से टुनकी बहुत तेज मार देते थे। अरे तुमने उनका फला आर्टिस्ट का नकल कर लिया, ये कभी नहीं होना चाहिए। अगर अपना उपन्यास लिख रहे हो तो तुम्हारा ही उसमें नायक होना चाहिए, तुम्हारी नायिका होनी चाहिए और तुम्हारे स्टाइल की होनी चाहिए। और लेखन शैली में जैसे कोई और लिखता है उससे अलग परे हट के लिखो, भले ही अपने गांव की भाषा या अपने गांव की कला, अपने गांव के लोगों को चित्रित करो, अपने गांव का जो संस्मरण है उसको लेकर आओ, वो ले आओ। ये जो नकल वाली परंपरा है इसको छोड़ो। लेकिन आजकल आपके, मतलब हमने बहुत बार बच्चों को टोका भी, क्योंकि शिक्षक मैं भी रहा हूँ, तो एक शिक्षक का जो नैतिक दायित्व होता है उसके वजह से हमने बच्चों को टोका कि ये मत करो, खुद सोचो और अपने दिमाग से देखो सब, लेकिन खुद चिंतन करो और फिर डमी बनाओ, फिर उस चित्र को अपने उसमें कैनवस में आकार दो और उसको पेंट करो, वो तुम्हारा होगा। बाकी अगर कोई दूसरे तरह से बनाओगे तो लोग कहेंगे तो फला का कॉपी किया है। जो व्यावसायीकरण हो रहा है तेजी से चित्रकला का, उससे आपको कहीं कुछ पीड़ा कभी महसूस होती है? पीड़ा मुझे तो नहीं होती है, क्योंकि मैं व्यावसायीकरण में नहीं लगा हूँ। मैं अपना स्वच्छंद रूप से अपने आप को, अपने मन को सुख पहुँचाने के लिए अपना काम करता हूँ। लेकिन पीड़ा और लोगों को है, जो लोग उससे आजीविका चलाते हैं, बहुत सारे कलाकार हैं, तो वो अब अपने पसंद से काम नहीं करते हैं। अब वो देखते हैं बाजार में बिक क्या रहा है, तो वहाँ पे कला जो है धूमिल होती है, उसकी छवि मरती है और उसमें गिरावट आता है। तो उस गिरावट को हम यूं लेते हैं कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, जिनको गिरना गिरते रहो, हमसे क्या करना, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें उससे रोटी कमानी है। हमने अपना रोटी अपने शिक्षण काल में सैलरी अच्छी ले करके, कुछ बचा करके रख के, उससे अपना काम करते रहते हैं। वही मतलब अगर हमें थोड़ा सा ज़्यादा कुछ खाना है तो उसको कम कर देते हैं, बल्कि चित्रों में लगा देते हैं, उसको कैनवास में लगा देते हैं। जो भारतीय वाश कला की परंपरा रही बड़ी शानदार, बंगाली स्कूल से लेकर, और अब वो देखने को मिलती नहीं और ना नए लोग आ रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है कि ये कला कैसे पुनर्जीवित हो, कैसे इसको? इसके लिए तो सरकार को चाहिए, जैसे सिलेबस में भी जुड़ना चाहिए। कुछ लोग जो मतलब जितने भी एब्स्ट्रैक्ट पेंटर हैं उन्होंने इसको मारने की बहुत कोशिश की, मुझे भी दबाने का बहुत कोशिश किया गया, हतोत्साहित करने का कोशिश किया गया कि क्या कर रहे हो, अब इसका मतलब पेपर पेंटिंग का उतना वैल्यू नहीं है। हमने कहा क्यों नहीं है, हमने उसी से अपना घर बनवाया, हमने तीसरी गाड़ी खरीदी, और क्या चाहिए, बच्चों को अपने पढ़ाया। नौकरी अलग चीज़ है, नौकरी तो रोटी देना ही पर्याप्त हो जाता है कि रोटी है, रोटी दाल सब्जी चल रही है नौकरी से। लेकिन जो अन्य खर्चे हैं वो हम जो चित्र बनाते हैं उन चित्रों के को जो पसंद करते हैं ले जाते हैं, और जब कहीं शान से टंगा हुआ है अपना चित्र दिखता है तो अपना सीना भी चौड़ा हो जाता है, अच्छा लगता है देखकर। बाकी इसी तरह से अपना जीवन यापन चला है और अभी भी बड़े चौड़े से चल रहा है, अच्छे से चल रहा है और बहुत मस्त हैं, बहुत अपना अच्छी काम बात कर है। रहे हैं। जो हमारे श्रोता हैं, सीनियर सिटीजन, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, यही हमारा कहना है। वो मैंने जो एक वो कहावत बोली कि अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए, खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। जो आपके जीवन में अच्छे पल थे उनको याद करिए, और जितने बुरे पद हैं जो आपके बुरे पल बीते हैं उनको भूल जाइए। जो अच्छे पल आपके जीवन में 10 मिनट का अच्छा पल अगर कभी मिला तो उसी को हमेशा अपने जेहन में रखिए, उसी को याद करिए, और उसी को याद करके गुनगुनाते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, और स्वस्थ भी रहेंगे। अगर ऐसे रहेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे। राजन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं इस मंच पे दोबारा आपसे फिर भेंट होगी। हमारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं आपके लिए। आप ऐसे ही मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी कला को जीवंत बनाए रखें। बहुत धन्यवाद झिंगरन साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हमारी मुलाकात बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बात करके, और मुझे लगता है हम लोग आगे भी जुड़े रहेंगे। क्यों नहीं। थैंक यू। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।